फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो हमारा क्लासेस है दोस्तों, बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस का क्लासेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो पूछ रहा है बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम में से जो है इन सभी ऑप्शंस में जो है कौन से ऑप्शंस जो हैं वो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हैं। ऑप्शन ए है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ऑप्शन बी है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ऑप्शन सी है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी दिए गए हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, ये सभी के सभी जो है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के टाइप्स हैं। ओके, तो आइए अब जो है इसका डिस्कशन देखते हैं। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे, ताकि आप लोग का रिवीजन भी जो है एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ हो सके, इसलिए जो है हम डिस्कशन भी रखते हैं साथ में ही। तो CPU scheduling algorithm are methods used by operating system to efficiently allocate the CPU to process waiting to be executed। तो CPU scheduling algorithm जो है एक मेथड है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है टू एफिशिएंटली एलोकेट द CPU, ताकि जो है वो CPU को इफिशियंटली एलोकेट कर सके प्रोसेस के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। CPU का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं कि CPU का फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। CPU को जो है हम लोग प्रोसेसर कहते हैं, CPU को जो है हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, और CPU ऑन ए सिंगल चिप जो रहेगा उसे शायद हम लोग माइक्रो प्रोसेसर ही कहते हैं। हाँ, उसको माइक्रो प्रोसेसर ही कहते हैं। तो फिर यहाँ पे है दीज एल्गोरिदम्स डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच प्रोसेसेस आर सेलेक्टेड टू रन ऑन द CPU। तो फ्रेंड्स CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है यही एल्गोरिदम डिटरमाइन करता है द ऑर्डर इन विच प्रोसेसेस आर सेलेक्टेड टू रन ऑन द CPU। कौन सा प्रोसेस जो है कौन से ऑर्डर में जो है रन होगा, ये CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ही डिसाइड करता है। The goal of CPU scheduling is to maximize system performance। CPU scheduling का जो है फ्रेंड्स गोल है कि उस सिस्टम के परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करे। ओके फ्रेंड्स, CPU शेड्यूलिंग का जो गोल है वो है सिस्टम परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करे, सच एज थ्रूपुट, रिस्पॉन्स टाइम, फेयरनेस, वाइल यूटिलाइजिंग सिस्टम रिसोर्स एफिशिएंटली। तो CPU शेड्यूलिंग का गोल यही है कि सिस्टम परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करें, जैसे कि थ्रूपुट हो गया, रिस्पॉन्स टाइम हो गया, फेयरनेस हो गया, ये सभी के परफॉर्मेंस को जो है मैक्सिमाइज करें। ओके, नेक्स्ट है सम कॉमन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के कुछ टाइप होते हैं दोस्तों, तो उस टाइप्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि FCFS। ठीक है, पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि FCFS। तो ये क्या करता है, प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दे अराइव इन द रेडी क्यू। तो रेडी FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है कि जो प्रोसेस जो है पहले आएगा वही प्रोसेस जो है पहले एग्जीक्यूट होगा। इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, FCFS जो है नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। इसका मतलब क्या हुआ, वंस ए प्रोसेस स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट कंटिन्यूज अंटिल इट फिनिशेस और इंटर्स द वेटिंग टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम जो है ये हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम कहने का मतलब ये हुआ कि वंस ए प्रोसेस स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग, अगर प्रोसेस जो है एग्जीक्यूटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, देन इट कंटिन्यूज अंटिल इट फिनिशेस और इंटर द वेटिंग स्टेट।
तो ये तब तक चलता है जब तक कि जो है ये फिनिश ना हो जाए या फिर न्यू वेटिंग स्टेट में इंटर ना हो जाए। तो FCFS समझ गए, जो प्रोसेस पहले आएगा वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, और FCFS जो है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। अब है हमारा शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। इसे हम लोग SJN या फिर SJF भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम इज सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन फर्स्ट। तो वो प्रोसेस जिसका शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम होता है उसी का एग्जीक्यूशन पहले किया जाता है। FCFS में क्या था, जो प्रोसेस पहले आएगा वही प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, चाहे उसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा हो चाहे कम हो, उससे मतलब नहीं था। लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग में क्या है दोस्तों, यहाँ पे जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम जो है जिसका शॉर्टेस्ट होगा उसी का एग्जीक्यूशन पहले होगा। और हमारा शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग जो है यह हमारा प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है ये हमारा प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। ठीक है। अब है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। जैसा कि नाम से ही लग रहा है प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी। तो क्या प्राथमिकता दी जाएगी, आइए देखते हैं। Each process is assigned a priority and the process with the highest priority is selected for execution। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में यही होगा, जितने भी प्रोसेस हैं सभी को जो है एक प्रायोरिटी असाइन किया जाएगा और वो प्रोसेस जिसका प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट रहेगा उसी को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। इट कैन बी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। तो हमारा प्रायोरिटी एल्गोरिदम जो है ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों हो सकता है। ओके, तो अब आते हैं हम लोग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पे। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या कहता है, ईच प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन प्लेस्ड बैक एट द एंड ऑफ द रेडी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो राउंड रॉबिन में क्या होता है, जितने भी प्रोसेस हैं इसको एग्जीक्यूट किया जाता है एक स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम के लिए और उसके बाद जो है उसे प्लेस कर दिया जाता है एंड ऑफ द रेडी क्यू पर। इट इंश्योर्स फेयरनेस अमॉन्ग प्रोसेसेस एंड प्रिवेंट्स स्टारवेशन। और राउंड रॉबिन एल्गोरिदम जो है फेयरनेस को इंश्योर करता है प्रोसेसेस के बीच में और साथ में स्टारवेशन के प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है। और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है दोस्तों वो हमारा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ए प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज नोन एज। यानी कि एक प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उस प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लिंकर, ऑप्शन बी है असेंबलर, ऑप्शन सी है कंपाइलर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कंपाइलर। इसका आंसर जो है हो जाएगा कंपाइलर। यानी कि वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे हम लोग कंपाइलर कहते हैं। ओके, यानी कि वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे हम लोग कंपाइलर कहते हैं। अब आइए जानिए कंपाइलर होता क्या है। तो यही हो गया, ए कंपाइलर ट्रांसलेट द इंटायर सोर्स कोड ऑफ ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड ऑल एट वंस। तो कंपाइलर जो है हमारे इंटायर कोड जितने भी होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के रिटर्न हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे कि सी हो गए, C++ हो गए, जावा हो गए, तो इसमें जो भी प्रोग्राम लिखे होते हैं तो कंपाइलर जो है एक ही बार में पूरे इंटायर सोर्स कोड को जो है मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर इसी चीज़ को लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर जो है सारे इंटायर सोर्स कोड को एक ही बार में मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। तो दोस्तों कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया।
एक बार और देख लीजिए, कंपाइलर जो है इंटायर सोर्स कोड को जो है मशीन कोड में एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जितने भी कोड होते हैं उन्हें एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। और इंटरप्रेटर जो है वो भी ट्रांसलेट करता है, इंटायर सोर्स कोड को मशीन कोड में वो भी ट्रांसलेट करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। अब है असेंबलर के बारे में पढ़िए। तो कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया दोस्तों। अब हम लोग असेंबलर देखते हैं। तो एन असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। असेंबलर क्या करता है, तो असेंबलर जो है मशीन लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और असेंबली जो है असेंबली लैंग्वेज इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is closely related to machine code and allows for more direct manipulation of hardware resources। और हमारा असेंबली लैंग्वेज जो है ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मशीन कोड से क्लोजली रिलेटेड होता है एंड इट्स अलाउज फॉर मोर डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। और हार्डवेयर रिसोर्सेज का जो है ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन जो है अलाउ करता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है लिंकर के बारे में। ए लिंकर टेक्स ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय द कंपाइलर और असेंबलर। लिंकर क्या करता है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट फाइल जो कि कंपाइलर और असेंबलर के द्वारा जो है जनरेट किया जाता है उसको लेता है वो एंड कंबाइंस देम इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल, और उसको कंबाइन करके सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कर देता है। इट रिजॉल्व्स रेफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड लाइब्रेरी। ये जो है बहुत सारे इट रिजॉल्व्स रेफरेंसेस, ये जो है बहुत सारे रेफरेंसेस को रिजॉल्व करता है ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी के बीच में एंड इंश्योर दैट ऑल नेसेसरी कोड एंड डेटा आर प्रेजेंट एंड प्रॉपरली कनेक्टेड। और इंश्योर ये करता है कि जितने भी नेसेसरी कोड और डाटा प्रेजेंट है सबको प्रॉपरली कनेक्टेड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है पैरिटी बिट्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है पैरिटी बिट्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। तो हम लोग जो है पैरिटी बिट का इस्तेमाल जो है किस पर्पस के लिए करते हैं। ऑप्शन ए है इनक्रिप्शन ऑफ डेटा, ऑप्शन बी है टू ट्रांसमिट फास्टर, ऑप्शन सी है टू डिटेक्ट एरर, ऑप्शन डी है टू आइडेंटिफाई द यूजर। तो दोस्तों पैरिटी बिट का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं टू डिटेक्ट एरर। पैरिटी बिट का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू डिटेक्ट एरर, यानी कि एरर डिटेक्शन के लिए जो है हम लोग पैरिटी बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसका डिस्कशन देखिए। तो पैरिटी बिट इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग एंड डाटा स्टोरेज। तो पैरिटी बिट जो है एक सिंपल फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन है जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग एंड डेटा स्टोरेज में इसका इस्तेमाल होता है। द पैरिटी बिट इज ऑल्सो नोन एज द चेक बिट। पैरिटी बिट को ही हम लोग चेक बिट के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को नोट कर लेना है कि पैरिटी बिट को ही हम लोग चेक बिट से नाम से जानते हैं एंड हैज़ ए वैल्यू ऑफ 0 और 1। और पैरिटी बिट का वैल्यू जो है दोस्तों वो 0 और 1 होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन फॉर ब्लॉक्स ऑफ डेटा। ब्लॉक्स ऑफ डेटा में जो है ये एरर डिटेक्शन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे पूछ रहा है सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज। ऑप्शन ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा, ऑप्शन बी सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर जो है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। तो सॉफ्टवेयर को जो है डिफाइन किया जाता है सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा से।
ओके, तो आइए सॉफ्टवेयर के बारे में और डिटेल से पढ़ लें। तो सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो कंप्यूटर्स जो है एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन करता है हाउ टू कंप्यूट, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को जो है कैसे परफॉर्म करना है। इट इनकम्पासेस प्रोग्राम्स, रूटीन, स्क्रिप्ट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ कोड रिटेन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। ये जो है क्या करता है, प्रोग्राम को इनकम्पास करता है, रूटीन को इनकम्पास करता है, एक स्क्रिप्ट को इनकम्पास करता है और अदर टाइप्स ऑफ कोड को इनकम्पास करता है, रिटर्न टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम पर जो है वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब देखिए सॉफ्टवेयर का टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शंस फॉर द कंप्यूटर एंड फैसिलिटेट्स हायर लेवल प्रोग्रामिंग। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक सॉफ्टवेयर फंक्शन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, और हायर लेवल के प्रोग्रामिंग को भी फैसिलिटेट्स करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया विंडोज, मैक ओएस, लाइनिक्स, यूनिक्स, ये सभी के सभी जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। डिवाइस ड्राइवर हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम हो गया, ये सभी के सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। अब है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स फॉर यूजर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है, या फिर किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स या फिर यूजर्स की किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हो जाएगा जैसे हमारा वर्ड प्रोसेसर हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, ईमेल क्लाइंट हो गया, वीडियो गेम हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, और जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। दोस्तों ये सभी के सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, यानी कि यूजर जो है अपने नीड के अनुसार किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो एप्लीकेशन बनाता है उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फादर कौन हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मार्गारेट हैमिल्टन, ऑप्शन बी है वाट्स एस हम्परी, ऑप्शन सी है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन डी है बोरिस बेजर। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फादर के नाम से जो है जाना जाता है वाट्स एस हम्परे को। वाट एस हम्परे को जो है फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है केस स्टैंड फॉर। केस का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये टॉपिक है और पूछ रहा है बताइए केस का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी है कंट्रोल एडेड साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी है कॉस्ट एडेड सिस्टम एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो फ्रेंड ये जो केस है इसका फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। केस जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके फ्रेंड, तो आइए अब ये पढ़ते हैं केस क्या होता है, केस टूल्स क्या होता है। तो केस टूल्स का फुल फॉर्म जान ही गई कि कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है। तो केस टूल्स आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेट असिस्ट इन वेरियस एक्टिविटीज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी कि हमारा जो केस टूल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान जो है वो वेरियस एक्टिविटीज को जो है परफॉर्म करता है, असिस्ट करता है। ओके, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को जो है हम लोग शॉर्ट में
SDLC के नाम से जानते हैं। These tools aim to improve the productivity and quality of software development processes by automating repetitive tasks, facilitating communication and collaboration among team members, and providing support for various stages of software development। और हमारा केस टूल्स जो है ये जो है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस के दौरान, ठीक है, रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करके, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन प्रोवाइड करके, टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेशन करवा के, प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए जो है वेरियस स्टेजेज में जो है सपोर्ट प्रोवाइड करके, ये सब करके जो है दोस्तों केस टूल जो है SDLC फेज के दौरान जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फेज के दौरान जो है प्रोडक्टिविटी और सॉफ्टवेयर के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है दोस्तों, तो केस टूल्स के बारे में हम लोगों ने 2 पॉइंट को देख लिया बहुत ही आसान शब्दों में। एक बार और बोले तो रिवीजन करवा देते हैं। केस टूल जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान जो है वेरियस एक्टिविटीज़ को असिस्ट करता है, और जो है SDLC फेज के दौरान यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज के दौरान जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान जो है ये केस टूल जो है सॉफ्टवेयर के इम्प्रूव करता है, सॉफ्टवेयर के प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What kind of transmission medium is most appropriate to carry data in computer network that is exposed to electrical interferences? ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है What kind of transmission media is most appropriate to carry data in a computer network? तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा को कैरी करने के लिए जो है कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है वो पूछ रहा है। ठीक है, पहला है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर, तीसरा है कोएक्सियल केबल, चौथा है माइक्रोवेव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट है कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा कैरी करने के लिए। ओके, इसका डिस्कशन देखिए। ऑप्टिकल फाइबर वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन मीडियम टू कैरी डेटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन मीडियम है कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा कैरी करने के लिए, दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल डिफरेंसेस, जो कि इलेक्ट्रिकल डिफरेंसेस को एक्सपोज करता है। Optical fiber transmits data using light signals through glass or plastic fibers which are immune to electromagnetic interference। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए जो है लाइट सिग्नल, ग्लास के माध्यम से लाइट सिग्नल्स और प्लास्टिक फाइबर का इस्तेमाल करता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस में काफ़ी इम्यून है। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही था। आज का सेशन जो है हम लोग अब एंड करते हैं। हमारे सेशन में जो है MCQ क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिस्कशन भी कराया जाता है। तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि जो लोग STET कंप्यूटर साइंस और BPSC TRE कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा हमारे सेशन से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड किया जाए, फिर जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।